कि तुम दोनों का जो प्रोफाइल है ये दोनों एक्चुअली डिफरेंट है। एक है जो कि एकेडमिया के लाइन में है, जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि वो स्टडीज करे और मतलब प्रोफेसर या फिर एज ए टीचर प्रोफेशन में जाना चाहती है, और मनीषा जिस तरह है कि ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स हो उनको एक्चुअली पता चल जाएगा कि लॉ लेके अगर वो प्रैक्टिस करने जाए तो वो किस साइड जा सकते हैं, या फिर वो अगर हायर स्टडीज करके प्रोफेसर या टीचर या इस साइड में जाना चाहते तो क्या जा सकते। सो आई थिंक यू आर काइंड ऑफ लाइक द परफेक्ट मैच और परफेक्ट कॉम्बिनेशन for this kind of interview. So that's really great to have both of you in the session. अभी बाकी जितने ऑडियंस है क्वेश्चन मत पूछिए, पहले हाफ एन आवर हम लोग ऐसे ये सेशन में ऐसे चलेंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। मोस्टली मेन जो कंसर्न्स है मेरे हिसाब से, या फिर मैं बाकी कुछ स्टूडेंट से भी पूछा था पहले, तो वो सारे क्वेश्चन शायद कवर हो जाएगा। इन केस पूरा इंटरव्यू के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स मन में रह जाते हैं तो एट द एंड विल हैव अराउंड 20 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उस टाइम किसी का कुछ भी ओपन क्वेश्चन से लॉ और इस फील्ड के बारे में तो उस टाइम पूछ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो पहले जैसे मैं मनीषा से क्वेश्चन पूछूंगा कि जब स्कूल में थे तब मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज मन में था कि नहीं मुझे लॉ पढ़ना है, मतलब कुछ अट्रैक्शन नहीं मुझे लॉ ही पढ़ना है इस टाइप के, या फिर इट इज जस्ट बाय एक्सीडेंट? बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे परस्यू देयर करियर्स जस्ट बाय फ्लूक, कि बाकी सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, तो दे आरंट मोस्टली डिसाइडेड। तो मतलब तुम्हारे लिए क्या था स्पेसिफिक कुछ इंटेंशन या फिर कुछ अट्रैक्शन इस स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए, अगर शेयर करोगे सबके साथ? ओके तो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा थोड़ा ये लॉ में आना। एक्चुअली जब पेरेंट्स डे था, जेएनवी के सब है तो शायद उनको पता ही होगा कि सेकंड सैटरडे हमारा पेरेंट्स डे होता है। तो उस दिन हम लोग सब सारे फैमिली बैठे हुए थे, तो मेरी एक जूनियर थी श्वेता, तो उसके पापा ने मुझे बताया, वो पायलट थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बड़ी बेटी का शादी है, तो मैं मैरिज रजिस्ट्री करवाने के लिए गया था, तो मैंने तब जाना लॉ के बारे में। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे को लगता है कि तुम वो शायद कर सकती हो, तो तुम एक बार सोच के देखना। वो एडवोकेट और लॉ के बारे में उन्होंने मुझे पहले बताया था, क्योंकि मेरे घर में कोई एडवोकेट है नहीं, मेरे को लॉ का एकदम नॉलेज नहीं था कि अच्छा ऐसे या फिर कैसे करते हैं। तो मैंने बोला, उन्होंने बताया कि बहुत अलग है। वो जिसके पास गए थे रजिस्ट्री के लिए, उन्होंने बताया कि एलएलबी के बाद आप एडवोकेट बन सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो खुद का मतलब जुडिशियल सर्विसेज जो होता है वो दे के आप जज बन सकते हो, जो कि लड़कियों के लिए बेनिफिट और सेफ माना जाता है इस प्रोफेशन में मेनली। तो फिर मैंने फिर अपने पापा को कहा कि पापा ऐसा एक बुक मिलता है क्लैट एंट्रेंस का, आप वो लेके आना, मुझे बस देखना है कि उसमें है क्या एक्चुअली। तो फिर मुझे पता चला था कि मेरी मतलब शंपा और एक और फ्रेंड था सुमन, ये लोग ऑलरेडी जा रहे कोचिंग के लिए लॉ एंट्रेंस के। तो फिर मैं एक्चुअली शंपा की बेंचमेट थी, तो मैं देखती रहती थी कि वो पढ़ती है, मैं उससे बोलती थी शंपा थोड़ा मुझे भी दिखाओ। फिर वहां से देख देख के वो थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड था, थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ आपको लॉ चाहिए होता है, हर जगह अपने अकॉर्डिंग है लेकिन लॉ है। तो बस वहां से बहुत इंटरेस्ट आया और फिर एंट्रेंस दिया उसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एक्चुअली मतलब ये इंटरेस्टिंग, हर एक का करियर के सामने मुझे लगता है कि एक छोटा छोटा ऐसा मोटिवेशन रहता है। और जैसे और वो कौन सी क्लास में थी जब ये पता चला कि लॉ बोल के भी कुछ करियर या फिर एडवोकेट ये सारे इस टाइप का कुछ करियर ऑप्शंस हो सकता है? मैं क्लास 11 में थी तब। 11th में। तो मैं एक्चुअली मतलब इससे पहले भी जितने भी सेशंस लिया हूँ उसमें भी जब पूछता हूँ कि कुछ प्रोफेशंस के बारे में नाम बताओ, तो बस बहुत लिमिटेड, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, टीचर, ये छोड़ के मतलब मैक्सिमम 10 प्रोफेशन, इसके बाहर लोग बोल ही नहीं पाते। तो इसको एक्चुअली टर्मिनोलॉजी एक है जिसको बोलते हैं कि चॉइस पैरालिसिस, कि जब तक हम लोग कोई एक प्रोफेशन के बारे में जानेंगे नहीं तो फिर उसके बारे में सोचेंगे क्या, या फिर जाने का तैयारी कैसे करेंगे। एटलीस्ट यू शुड थैंक दैट अंकल
जो कि एटलीस्ट बताए थे और फिर ये मतलब करियर की शुरुआत की। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो शंपा, नाउ इट्स योर टर्न कि क्या ऐसा था जो कि अट्रैक्ट किया कि नहीं मुझे लॉ या फिर एकेडमिया साइड में ही मुझे लॉ के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मेरे पापा ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि मतलब पहले तो उन्होंने पूछा था कि मुझे क्या करना है, एंड माय हम्म आंसर वाज कि मुझे होटल मैनेजमेंट लेके पढ़ना है। पता नहीं मुझे हम्म क्यों ऐसा लगा था। हम्म ऑब्वियसली दैट टाइम इतना मैच्योर तो थी नहीं कि मैं डिसाइड कर पाऊँ मुझे फ्यूचर में क्या करना था। तो उन्होंने हम्म बताया कि मुझे मैथ से बहुत डर है। आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी क्या, आई एम वेरी बैड इन मैथ्स एक्चुअली। हम्म तो मेरे पापा ने मुझे ऑप्शन दिया कि तुम लॉ लेके पढ़ो, उसमें मैथ्स नहीं आता, मैथ्स का एप्लीकेशन बहुत कम है। एंड हम्म ये मेरे लिए बहुत तब शायद मैं क्लास 9 और 10 में थी, तो उन्होंने मुझे हम्म बताया। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैथ्स नहीं है तो मैं कर ही सकती हूँ। एंड एक्चुअली मैं मैथ्स का लाइक एप्लीकेशन बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल मतलब आप इनकम टैक्स लॉयर हो हम्म या फिर हम्म जो साइड में थोड़ा बहुत मैथ्स की जरूरत होती है, उसमें ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट होगा, आप तभी पढ़ोगे। तो मेरे लिए ये कारण था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे लॉ करना चाहिए। एंड जब मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन किया एंड सेकेंड ईयर तक, क्योंकि ऑब्वियसली पहले पहले समझ में नहीं आता है, लॉ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है पूरा, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते, और नवोदय में हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। बस वही 9 तक या फिर 8 तक शायद हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत ये डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब के बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होता है, बट वो भी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होता है। तो जब मैंने लॉ पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब मैं समझने लगी कि लॉ क्या है। तो देन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं लॉ नहीं पढ़ती तो मैं और क्या करती, लिटरली मतलब मेरा इंटरेस्ट इतना है अभी कि अगर बहुत मैं लॉ अच्छा। नहीं पढ़ती तो मैं क्या करती। तो वही बातें बस पापा ने बताया था। एंड मेरा जो सबसे बड़ा मतलब डर है मैथ्स से, बस मैथ्स नहीं था, बस वही मेरा रीजन था कि मैंने लॉ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड एक्चुअली मुझे जैसे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है, जैसे यू आर लकी कि मतलब आपका पापा मतलब एटलीस्ट बोले कि हाँ लॉ इज सम एरिया जिसमें एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो पापा को बेटी का स्ट्रेंथ वीकनेस पता चल गया, हाँ मेरा बेटी मैथ्स में वीक है, तो चलो एक सजेशन दे दिया कि लॉ पढ़ो जिसमें मैथ्स नहीं चाहिए। तो अभी भी मुझे अभी भी लगता है कि हमारे रूरल एरियाज में अभी भी ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को ही एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है कि कितने सारे प्रोफेशंस हो सकता है। और वो लोग सोचते हैं अगर साइंस नहीं लिया 10th के बाद तो करियर खत्म, और सोचते 10th के 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं पढ़ा तो उनका करियर खत्म। तो ये एक्चुअली मेरा मेन इंटेंशन है, जिसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को बस अवेयरनेस बढ़े कि हाँ हजारों प्रोफेशन है, बस गो विथ योर स्ट्रेंथ्स, अंडरस्टैंड योर वीकनेस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, फॉलो योर पैशन। मैं इस समय मानता हूँ। मुझे पता है कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में, जॉब के कॉन्टेक्स्ट में ये शायद बहुत हर्ष है बोलना, या फिर बोल रहे अरे ये तो बस थियोरिटिकल बातें बोल रहे हैं। बट आई फील अगर अपना पैशन या फिर ये सब फॉलो कर, जैसे तुम बोले कि हाँ मेरे मैथ्स में डर था, मतलब मैं डरती थी मैथ्स से, लेकिन फिर भी देखो अभी पीएचडी कर रही हो इसके बाद और ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हो। दैट्स रियली मतलब गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। um, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आएगा, मैं भी शंका से ही पूछता हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आइडियली जैसे 11th 12th में किस टाइप का होना चाहिए, या फिर प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस, जैसे मुझे कुछ एक स्टूडेंट पूछी है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, मैं क्या लॉ लेके पढ़ सकती हूँ। तो मैं शायद रिसर्च करके बोल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब एक्सपर्ट है मैं क्यों उतना रिसर्च करूँ। तो पहले ये कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि प्रेफर्ड है, ये होगा तो अच्छा होगा, बट नहीं होगा फिर भी तुम पढ़ सकती हो, ये अगर थोड़ा शेयर करोगी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मतलब ह्यूमैनिटीज लेके पढ़े हो तो आप लॉ में अच्छा कर सकते हो, आप साइंस लेके पढ़े हो या फिर आप कॉमर्स लेके पढ़े हो तो आप नहीं पढ़ सकते लॉ। क्योंकि अगर लॉ का टोटल मतलब अगर आप सिलेबस देखोगे ना कि जैसे हम्म कॉमर्स लेके अगर कोई पढ़ता है, किसी का अगर 12 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉमर्स है, तो उसमें जैसे कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, फिर भी मतलब और भी जैसे कॉमर्स में मे बी टैक्स का अगर कुछ मेंशन रहा होगा, हम्म तो मतलब हम्म मुझे ऐसा
तो कुछ हेल्प होता है उन स्टूडेंट्स को भी। एंड अगर कोई अगर साइंस लेके पढ़ता है, साइंस लेके अगर अगर किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस है, तो अगर लॉ में हायर स्टडीज करना है ना, तो बहुत सारा रिसर्च एरिया है कि आप साइंस एंड लॉ को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। बिकॉज मेरे जैसे मतलब मतलब मेरा LLM ह्यूमन राइट्स पे था, तो मेरा एक सब्जेक्ट ही था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन राइट्स। तो ऑब्वियसली तो यही से हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आर्ट्स लेके पढ़ोगे या फिर आप साइंस लेके पढ़ रहे हो, मतलब आपका मतलब बाउंड्री एक जगह पे लिमिट नहीं हो जाता कि आप लॉ नहीं पढ़ सकते। और रही बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, उसमें भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नवोदय से हूँ। मेरे मतलब हम लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं। मैं आर्ट्स की बात, ह्यूमैनिटीज की बात कर रही हूँ कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स जो BLLB में है, मतलब इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ BLLB, मतलब जो ग्रेजुएशन वाला जो होता है, तो उसमें इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। तो बस इकोनॉमिक्स ही मेरी कॉमन थी। अदरवाइज मुझे सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ा, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना पड़ा, और भी बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स थे, तो जो कि मुझे लगता है जो हम लोग क्लास 12 में नहीं पढ़ते। तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब अगर ऐसा कोई मिसकंसेप्शन होगा भी कि साइंस मतलब सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट या फिर जिसका पॉलिटिकल साइंस था क्लास 12 में वही सिर्फ पढ़ सकता है, मतलब ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। बस इतना है कि आप एक मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज होता है वो आप लाओ, कि आप ताकि आप अप्लाई कर सको, मतलब आप एप्लीकेशन भर सको एटलीस्ट कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट के लिए। जब आपको लॉ पढ़ना होगा उसके लिए अलग प्रोसीड्यूर है। तो बस आपको क्वालिफाइंग 55% या 50% जितना भी रिक्वायरमेंट है, बस उतना आपको लाना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच शंपा। सो मनीषा, कुछ ऐड करना चाहोगी या फिर इसके साथ जस्ट एक्सटेंशन एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, शायद कुछ स्टूडेंट्स का भी होगा, कि एग्जाम्स 12th के बाद डायरेक्ट जैसे ऑनर्स के लिए हम कॉलेज में अप्लाई करते हो जाते, इसमें कुछ जैसे क्लैट एग्जाम के बारे में बोला, उसके बारे में अगर थोड़ा मतलब इंफॉर्मेशन दोगी। ओके, क्लैट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वो ऑल इंडिया रैंक पे भी आता है, पर आप पर्टिकुलरली अगर किसी स्टेट पे हो तो स्टेट वाइज भी LLB के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कहाँ होगा, वो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप क्लैट दे के क्लैट क्वालिफाई कर सकते हो तो आपको जो इंडिया में बेस्ट लॉ स्कूल है वहां पे रैंक मिल सकते हैं। तो LLB भी आप सिर्फ BLLB है ऐसा कुछ नहीं, BSc LLB भी है, BCom LLB भी है और BLLB है। तो फिलहाल हमने जो किया है वो BLLB है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड BA था। उसके बाद आपको आफ्टर 12th में वैसा कोई स्ट्रीम नहीं है कि आप क्या लेके पर्टिकुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा, पर हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स आपका फॉर जनरल 55% होना चाहिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, और जैसे आपके रैंक आते हैं वैसे आपको कॉलेज सिलेक्ट मतलब कॉलेज में आपको अलॉट किया जाता है। उसके बाद आपको और BLLB और एक LLB जो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन आप LLB कर सकते हो, वो आप 3 years का है, और BLLB आफ्टर 12th आप BLLB कर सकते हो जो कि 5 years का है। और फिलहाल BLLB जो था अभी मतलब जो हमने किया है वो सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब 6 month का वो। लेकिन LLB आपका 3 years कोर्स होता है जो हर ईयर पे होता है, मतलब वो ईयर वाइज है। तो उसमें हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्या पढ़ोगे, आपका स्ट्रीम क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन बहुत कोई जो साइंस लेके पढ़ते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं BSc LLB करने का, क्योंकि उनमें साइंस उन लोगों को ज्यादा कॉमन मिल जाता है, क्योंकि बहुत कोई ऐसा है। मेरा क्वेश्चन ये BA LLB, BSc LLB और BCom LLB, मतलब इसमें प्राइमरीली क्या डिफरेंसेस है कि LLB के साथ एडिशनल जो सब्जेक्ट साइड में रख रहे, जैसे मेरे मतलब जस्ट कॉमन सेंस से जैसे आ रहे हैं, BCom LLB हो गया जो कि टैक्स के साइड में जा रहे हैं मोर और लेस, BSc LLB आई कांट एक्चुअली इमेजिन कि इसमें क्या हो सकता है, और BA LLB नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं, मतलब अगर थोड़ा
ऐसा नहीं कि इन डिटेल, क्योंकि हमारा टाइम भी उतना नहीं होगा, बट बेसिक अगर डिफरेंशिएशन कुछ कर पा रही हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट लाइक के लिए। बीएससी एलएलबी आप कर रहे हो तो आपको साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, और बीएससी एलएलबी में साइंस पे ज्यादा फोकस, जैसे कि बहुत कोई आफ्टर एलएलएम रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपना कुछ लॉ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए बेनिफिटेड होता है। और बीकॉम वाले ओके। का वैसा है कि जैसे हमारे अभी इंडिया में जीएसटी है, उसके बाद आपका इनकम टैक्स है, तो जो टैक्स में एक्सपर्ट है, जैसे संपा ने बोला कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, सेम मेरा भी, और आप जीएसटी में अगर जाओगे तो वो ज्यादा ही कुछ कैलकुलेशन है, पर बाय चांस मुझसे हो जा रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लॉ रिलेटेड है, उतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, आपका बस लीगल नॉलेज होना चाहिए। और बीएलएलबी में आपका वही जो शंपा ने ऑलरेडी बता चुका, जैसे कि हम मैं मैथ से इतना डरती थी कि क्लास 12 में जब इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता था तो भी मैं सोचती थी कि इसमें भी तो कैलकुलेशन है, मतलब मैथ्स को छोड़ने के लिए आर्ट्स लिया, और लिटरली मैथ्स को छोड़ने के लिए फिर ग्रेजुएशन में लॉ लिया, और लॉ जब लिया उसमें भी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता था, तो ऐसा लगता था कि बिना मैथ्स के कुछ चल ही नहीं रहा है। मैथ्स चले ही जा रहा है, लॉ में भी इकोनॉमिक्स आ गया था, मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स हम लोगों को पढ़ना पड़ा था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो आ ही जा रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एटलीस्ट अभी छुटकारा मिल गया फाइनली आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं शंपा से ही शुरू करूंगा कि क्या क्या स्किल्स और क्वालिटीज तुम्हें लगता है कि एक स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए जो लॉ में आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस, मैं जैसे मानता हूँ कि कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट के लिए शायद अच्छा है, कुछ प्रोफेशंस है जो कि एक्सट्रोवर्ट्स के लिए होते हैं, कुछ जैसे कि जो मैथ्स में अच्छे हैं उसके लिए होते हैं, कुछ मैथ्स में अच्छा नहीं है, इस टाइप का होता है ना, कि अपना क्वालिटीज और स्किल्स के ऊपर बेस करके मतलब कुछ ये होता है। तो मतलब लॉ के लिए क्या लगता है कि क्या क्या स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, जो कि मतलब ऐसे नहीं कि अगर ये क्वालिटीज और स्किल्स नहीं है तो बन ही नहीं सकता है लॉयर या फिर लॉ फील्ड में जा ही नहीं सकता है, बट इन जनरल ऊपर ऊपर अगर कुछ स्किल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हो। मुझे लगता है कि सबसे पहली जो एक चीज जो सब में होनी चाहिए वो है रीडिंग स्किल, या फिर आप बोलो कि आपको बहुत पढ़ना है। आप चाहे प्रैक्टिस में जाओ, आप जज बनो, आप प्रोफेसर बनो, आप और भी बहुत सारे, जो भी आप लीगल ऑफिसर बनो, आपको बहुत पढ़ना है, क्योंकि लॉ एक ऐसी प्रोफेशन है कि आपको रिटायरमेंट तक, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको रिटायरमेंट तक पढ़ना है। वैसे प्रैक्टिस जो कोर्ट में करते हैं उनका रिटायरमेंट एज एज सच नहीं होता है, तो उनको भी डेली पढ़ना पड़ता है, बिकॉज आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। बहुत सारे न्यू जजमेंट्स आते हैं, आप जो भी करंट अफेयर्स, स्पेशली लीगल करंट अफेयर्स जो भी हो रहा है, आपको उन सारी चीजों के बारे में अप टू डेट रहना पड़ता है। अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे तो आप ऑब्वियसली, अगर आप एक लॉयर हो तो आप कोर्ट में जाके आर्ग्यू नहीं कर सकते, अगर आप एक जज हो तो आप एक भी एक अच्छा जजमेंट नहीं दे सकते, अगर आप प्रोफेसर हो तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रीडिंग स्किल जो है ये सब में होनी चाहिए, कि आपको बहुत पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि आपको लगता है कि थोड़ा कम पढ़ के मैं कैसे एग्जाम पास करूं या फिर मतलब कोई जॉब मिले मुझे, वैसे हालांकि मुझे नहीं लगता अभी कोई जॉब है जिसमें नेसेसिटी पढ़ाई, मतलब ऐसा कोई जॉब नहीं है एक्चुअली कि जहाँ पे आपको कम मेहनत करनी हो, बट टू बी वेरी प्रिसाइज कि रीडिंग एक बहुत बड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए आपको। हाँ, मतलब रीड आउट करके कंप्रीहेंड करना कि पूरा एक पेपर में क्या लिखा है उसका जीस्ट निकालना, हाँ, पूरा पढ़ के तो ड्राफ्टिंग में काम, हाँ, ये जैसे कि मनीषा और अच्छे से बता पाएगी क्योंकि वो प्रैक्टिस करती है, जैसे कि ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, या फिर कभी कभी, या फिर जजेस का ही देख लीजिए कि उन लोगों को ब्रीफिंग करना पड़ता है, मतलब कोई जजमेंट हो गया उसको, मतलब अगर वो जजमेंट देना चाहते हैं तो वो पेज आफ्टर पेज नहीं दे सकते हैं, ऑब्वियसली उनको एक ब्रीफ वे में देना पड़ेगा। तो एक मुझे रीडिंग का एक लगता है, रीडिंग क्वालिटीज, और एक लगता है कि मुझे थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा, अगर आप अच्छे से आप इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट हो तो मुझे लगता है वो आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि दैट इट इज द अटमोस्ट थिंग जो आप में होनी चाहिए, इट इज नॉट लाइक दैट, बट फिर भी थोड़ी बहुत, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सीबीएसई आईसीएसई का बात अगर हम लोग छोड़ दे, तो प्योर जो बंगाल मीडियम से होते, बंगाली मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से होते,
हाँ, वैसे एक चीज है कि जैसे शायद वेस्ट बंगाल में, मुझे नहीं पता कहाँ पे बंगाली में लॉ शायद होगा, आई थिंक सो है कि बंगाली में भी लॉ पढ़ सकते हैं, या फिर बाहर के यूनिवर्सिटीज में है, जैसे मैं जहाँ पे पढ़ रही हूँ अभी, वहाँ पे हिंदी में भी एलएलबी होता है, बीएलएलबी नहीं होता, बट हिंदी में एलएलबी होता है। बट फिर भी आप हिंदी में लॉ पढ़ो, आप बंगाली में लॉ पढ़ो, बट कोर्ट में आप जाओ तो आपको इंग्लिश की यूसेज, मतलब इंग्लिश आपको अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि आप खुद का केस आपको खुद फ्रेम करना पड़ेगा, तो उसमें इंग्लिश से ही होता है जनरली। तो एक मुझे रीडिंग का लगता है, और एक मुझे लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा कम्युनिकेशन मतलब जानकारी, हाँ, इसका और बस। मनीषा, और कुछ दिमाग में आ रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस, और कुछ ओके, ऐड करना तो चाहेंगे? मेरे लिए अगर स्किल चाहिए होगा तो पहला तो ऑब्वियसली रीडिंग, क्योंकि लॉ है तो लॉ मतलब कि मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं एक कोर्ट केस के लिए अपेयर कर रही थी, तो मैंने देखा एडवोकेट ने कुछ ऐसा सेक्शंस बोला जो बहुत नॉर्मल नहीं है, जैसे कि सबको थोड़ा बहुत पता होता है कि 450 ऑफ 420 ऑफ आईपीसी, 370 और 375 ऑफ आईपीसी, बट कुछ अलग सा सेक्शन था जो एडवोकेट ने यूज किया, जिसपे पिटीशन फाइल हुआ था, वो जज को भी नहीं आया। तो लिटरली दैट टाइम जज ने अपने पास से बुक निकाला और पढ़ा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप इतने सारे सेक्शंस है, इतने सारे एक्ट्स है इंडिया में, जो आप मतलब आप क्या, मतलब कोई भी याद नहीं रख सकता। इवन जो जज बैठा हुआ है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनको भी याद नहीं है, तो उनको भी देखना पड़ा जब एडवोकेट ने एक पिटीशन फाइल किया। तो मतलब आप लॉ तो आपको पढ़ते ही रहना है, और सबसे बड़ा बात कि आपको न्यूज़पेपर डेली अपडेट करने के लिए पढ़ते रहना होगा, क्योंकि हमारा जो एक्ट है, हमारा जो लॉज होता है, वो हर दिन अमेंड हो जाता है। मतलब आज आप कुछ पढ़ रहे हो, कल वो अमेंड हो गया, मतलब ऐसे चलते रहता है। तो हर दिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा, प्लस आपको ऑब्जर्वेशन स्किल आना चाहिए। मतलब कि हमारे में क्या होता है मेनली प्रैक्टिस में, कि आप जब भी किसी केस के लिए आपको सीनियर अगर बोल रहे कि ये केस आपको करना है, आज आपको मूव करना है इस केस को, वो जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट्स बता देंगे कि ये केस में ऐसा अगर पूछा तो आपको ये आंसर देना, उसके अलावा वो कुछ नहीं बताएंगे। आप कोर्ट में खुद जाते हो, खुद ऑब्जर्व करते हो कि और जो सीनियर्स है वो क्या कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करके सीखते हो। कोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग पढ़े ही नहीं, मतलब जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है अच्छा ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आप थ्योरी और प्रैक्टिकल तो बहुत 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 अलग हो जाता है। तो आपको वहां पे खुद मतलब खुद से सब ऑब्जर्व करके सीख के फिर खुद को प्रेजेंट करना होता है। और एक और स्किल हो सकता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील आता है कि अगर आप अपनी बात एक जज के सामने, और बहुत सारे पब्लिक ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं कोर्ट में, तो उन सबके सामने अगर अपना पॉइंट अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो, तो फिर आपको किसी से डरने का बात है नहीं, इंडिया में एटलीस्ट। जज के सामने अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर दे रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको किसी और से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी विदाउट एनी डाउट कुछ भी, जो भी आपसे पूछा जाए, या आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जिससे आप जो बोल रहे हो उसको वो समझ आए। बस ये 3-4 और कुछ नहीं। और लेकिन हाँ, ये बात हमेशा, हाँ हाँ, काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और आपका ये चीज हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा एग्जाम खत्म हो गया तो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप, हाँ, क्योंकि सब एक दूसरे से अटैच्ड है। और मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे मतलब किसी के ऊपर कोई केसेस भी होता है, तो कभी भी एक केस पे नहीं होता, मतलब एक के साथ 2-4 ऐड हो ही जाता है। तो आपको सारे एक्ट्स का सारा सेक्शन ऑब्वियसली याद रहना चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ऑब्जर्व करो, आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना सीखोगे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, कोर्ट में जाओगे तो लगेगा कि ये मैंने तो जाना ही नहीं, या फिर ये यहाँ आके पता चल रहा है। बस सेम चीज मुझे भी लगता है कि बुकिश में, जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो स्कूल में, सॉरी कॉलेजेस में जितने भी पढ़ते हैं, जॉब मतलब जॉब लगता है, फिर ऑफिस में जाते हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं प्रैक्टिकल, और जो थियोरिटिकल पढ़ते हैं, आसमान जमीन का फर्क है। मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में ये प्रैक्टिकल और ये थियोरिटिकल नॉलेज, ये आसमान जमीन का ही फर्क है। तो या एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम दोनों एक्चुअली दो बैकग्राउंड से, जो मैं पहले भी बोला, ये एकेडमिया के हिसाब से बोला, हाँ रीडिंग ये सब, तुम फिर कुछ पॉइंट्स और लेके आए कि ऑब्जर्वेशनल, फिर ये पब्लिक स्पीकिंग वाला, सच में बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सच में बहुत हेल्प करेगा। तो शंपा ने जैसे पहले भी एक मेंशन की थी, जिससे कुछ मिसकंसेप्शन है
कि पॉलिटिकल साइंस में ही पूछा था, फिर वो बोले कि नहीं ऐसे मिसकंसेप्शन है कि पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो वो एलएलबी नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारे दिमाग में और कुछ आ रहा है ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन जो मतलब लोगों के अंदर है, नॉट अबाउट मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला, बट इन जनरल कुछ मिसकंसेप्शन अबाउट एलएलबी और दिस प्रोफेशन अगर दिमाग में आ रहा है इन केस, अदरवाइज वी कैन जस्ट कीप, जो क्लियर करना चाहते कि नहीं ये मिसकंसेप्शन है, ऐसे नहीं होता है। अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट फाइन। नहीं, मैंने जो जेन्युइनली फील किया या फिर मैंने अपने चारों आसपास देखा है, तो मैंने ये देखा है कि कोर्ट्स में जब केसेस होते हैं तो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि मेल एडवोकेट को अपना केस देने का, जो कि बहुत खराब, मतलब काइंड ऑफ जेंडर बायसनेस है कि ऐसा लगता है कि लड़कियों को केस देंगे तो वो पता नहीं कैसे हैंडल करेंगी, या फिर उनमें उतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हमको जिता पाए, या फिर उन लोगों को ऐसा फील आता है कि अच्छा मेल को, ऑब्वियसली सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स है तो उनके तुलना तो हम न्यू कॉमर्स तो कर ही नहीं सकते, वो तो आता ही नहीं है। पर स्टिल जो मान लीजिए 5 years या 10 years से एडवोकेट वुमेन है, उनमें कॉन्फिडेंस है, दे कैन प्रेजेंट वेल, पर स्टिल वो लोग को पास केसेस नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को सीनियर के अंडर में रह के काम करना पड़ता है। या फिर सबको ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है कि लड़कियां एडवोकेट बन ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारा टाइम वहां पे डिवोट करना पड़ता है, और लड़कियों का फैमिली है, या फिर आप बोलो तो क्योंकि लॉ एक ऐसा करियर है जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा खुद को ग्रो करने के लिए, क्योंकि सबका एक मिसकॉन्सेप्शन है ना कि लॉयर्स लोग बहुत कमाते, लाइक 50,000 1 लाख ऐसे, मतलब नॉर्मली आ जाता है, जो कि सच में मिसकॉन्सेप्शन है। आप जब न्यू जा रहे हो और अगर आप सिर्फ अपने मतलब फैमिली के वन हो, जो एकदम एकदम न्यू इंटर्न है, एडवोकेट में भी कोई बैकग्राउंड हेल्प में भी नहीं है, जैसे कि बहुत किसी के होते हैं ना मम्मी या पापा कुछ जज है या एडवोकेट है, तो उनको वो अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो। अगर वो एडवोकेट है तो वो उनके क्लाइंट उनके बेटे तक भी जा सकते हैं। पर हम जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम अपने घर में एडवोकेट बन रहे हैं, तो हम लोगों को एक सीनियर के पास जाना पड़ता है, और सीनियर्स भी ऐसा सोच, मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम लोग फीमेल है, सबको ऐसा लगता है कि हम लोग लेट आवर्स तक काम नहीं कर सकते, हमारा फैमिली है तो हम उधर शायद उतना कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, बिकॉज वहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है, वहाँ बहुत ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, वहाँ हर सेक्शंस आपको याद रखना पड़ता है जो कि रिलेटेड है आपकी केस मैटर्स के। तो मेरा ये एक बात ये है कि लोगों को मतलब थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि लड़कियों के पास भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकती है केस, बस उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि नहीं मेल को देंगे तो ही जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एटलीस्ट। और अभी आप देख सकते हो वो निर्भया केस वगैरह का, तो सब वुमेन एडवोकेट्स ही है, रेयर ही है पर है, तो वो सब थोड़ा चेंज होना चाहिए। और जो ऐसा सोचते हैं कि आते ही मुझे 50,000 10 1 लाख ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बहुत कम, या एटलीस्ट आप अगर पूरे दिन, मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी तो ऐसा होता था कि मैं पूरे दिन कोर्ट्स में हूँ, कोर्ट में काम कर रही हूँ, और शायद ही महीने का 2,000 रुपया कमा पाती थी। पर वो मैटर नहीं करता, आप बहुत सीखते हो, बहुत ज्यादा सीखते हो, और वहां पे जो आपके सीनियर्स है, बहुत सारे सीनियर्स बहुत हेल्प करते, तो वो बहुत काम का चीज है। और उसके अलावा कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, बस आप एलएलबी करना चाहते हो आप, लेकिन हाँ आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा खुद के ग्रो के लिए, क्योंकि आप आफ्टर एलएलबी आपका एक, हम लोगों का एआईबी एग्जाम होता है, जब आप एडवोकेट एनरोल हो जाते हो उसके बाद भी एटलीस्ट खुद के ऊपर आपको 5 years मेहनत करना पड़ता है, ताकि आप जाके कहीं महीने का एक स्टेबल इनकम कर पाओ। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत फीमेल एडवोकेट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपना केसेस। Yeah, thank you so much. Shampa, it's your duty to make this like gender neutral. Anyway, yes. so actually हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इनकेस थोड़ा अगर एक्सटेंड कर सकते हैं, तुम लोगों को टाइम होगा मे बी थोड़ा और एक्सटेंड करे सेशन, या फिर थोड़ा 2-4 क्वेश्चन पूछ के क्वेश्चन आंसर में चले जाए, मतलब थोड़ा टाइम नहीं, मुझे मतलब शंपा और मुझे तो शायद अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे, पर पता नहीं जो लोग ज्वाइन किए वो शायद बोर हो रहे होंगे। नहीं, कोई लोग अगर बोर भी हो रहे, मतलब जो लोगों को इंफॉर्मेटिव, जो लोगों को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये सेशन में रिकॉर्ड भी कर रहे हो इनकेस, मतलब मुझे भी एक्चुअली बहुत, मतलब मुझे लॉ के बारे में मान लो हार्डली 1% पता था। मैं कैरियर काउंसलिंग लास्ट
4-5 साल से कर रहा हूँ। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, दिस इज द फर्स्ट सेशन कि मैं कुछ एक्सपर्ट्स को बुला रहा हूँ और उनका एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ, तो मुझे भी एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। Thank you so much for being here anyway. So next question maybe I'll go to like Shampa. तो अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देखो एक के बाद एक। तो मिसकंसेप्शन के बारे में चला गया, कुछ स्किल्स क्वालिटीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी सुन लिया। तो अब जाते कि करियर्स में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस भी पूछा है कि लॉ में, अब शंपा पहले मतलब तुम बताओ कि एकेडमिया के साइड में किस किस टाइप का जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में बताओ। और फिर उसके बाद मनीषा तुम बताओगी कि प्रैक्टिसिंग में इसमें क्या क्या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज है। और उसके साथ ये भी थोड़ा मेंशन करना, मनीषा अभी जैसे बोल रही थी कि थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है, वो टाइम लाइन मेरे हिसाब से थोड़ा स्पेसिफाई करना कि एटलीस्ट 5 years और एटलीस्ट 10 years समथिंग लाइक दैट। ये स्पेसिफाई करना मेरे हिसाब से मतलब लोगों को आइडिया होना चाहिए, हाँ आई एम coming in this field, that means I am 18 now or 20 now, I have to spend next 10 years in just understanding and practicing these things, and then I'll start earning. Means not about start earning, but getting a good respect or kind of getting some good what it is called cases, so that I can do better in my career, something like that. So वो timeline अगर थोड़ा बता दोगी, जैसे शंपा के लिए भी मतलब पीएचडी क्या, उसके बाद मतलब क्या क्या हो सकती है, ये टाइमलाइन थोड़ा, और तुम भी प्रैक्टिसिंग के साइड में। तो पहले शंपा प्लीज। हाँ, तो मैं ओवरऑल मैंने कुछ बनाया है, 8-9 है मैंने कैटेगरीज बनाया है कि जिसमें लॉ फील्ड में आप करियर बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी जो शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पसंद है कि जुडिशियरी ज्वाइन करना, स्पेशली जो जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस हो गया, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हमें बस लॉ ग्रेजुएट होना है, या तो हमारे पास बीए एलएलबी का डिग्री हो, नहीं तो हमारे पास सिर्फ एलएलबी का डिग्री हो, बस उसके बाद हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। ये साल में एक ही बार होता है ये एग्जाम। जैसे वेस्ट बंगाल, हर एक स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर एक स्टेट में ये एग्जाम होता है। हर एक स्टेट का लोअर जुडिशियरी वाला, स्पेशली जो सब डिविजनल मतलब कोर्ट्स है, उसमें इसका रिक्रूटमेंट होता है। तो उसके लिए फर्स्ट होता है प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना होता है, मेंस आपको रिटर्न एग्जाम होता है आपका, और रिटर्न अगर आप पास करते हो, कट ऑफ मार्क्स अगर आप क्रॉस करते हो, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स से आपका मतलब एक रैंक बनता है, उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो। तो जैसे वेस्ट बंगाल में है बंगाली जानना एक प्री रिक्विजाइट है एक्चुअली, स्पेशली इंटरव्यू में। भले आप मेंस में आप हिंदी लैंग्वेज लिख लो, मतलब सिर्फ लैंग्वेज वाला, जैसे इंग्लिश हो गया एंड हिंदी, या तो बंगाली लिख लो या तो उर्दू लिख लो, ठीक है, ऐसे करके होता है। बाकी और भी डिफरेंट जैसे यूपी जुडिशियरी है, फिर बिहार जुडिशियरी है, हर एक स्टेट का अलग अलग जुडिशियरी होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग सिलेबस होता है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस, जैसे कि मनीषा अभी प्रैक्टिस कर रही है। तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि उसके लिए भी बस वही होता है कि आप लॉ ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आप सबसे पहले तो अपने जो स्टेट होगा, पर्टिकुलर स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट बार काउंसिल है, तो उसमें जाके आप अपने आप को एनरोल करो। उसके बाद फिर एआईबी होता है, जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसमें आपको एनरोल करना होता है। और बाकी तो मनीषा डिस्कस करेगी। उसके बाद एकेडमिक लाइन, तो एकेडमिक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी से या तो आप 1 year एलएलएम करो या तो 2 years एलएलएम करो। एलएलएम करने के बाद आप एलएलएम करने के बाद आप यूजीसी नेट करके एक एग्जाम होता है, आप वो एग्जाम मतलब दे सकते हो आफ्टर, एक्चुअली आफ्टर एलएलएम ना, नहीं मतलब आप एलएलएम करते करते भी वो एग्जाम दे सकते हो। तो देने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो, या फिर और एक मतलब यूजीसी नेट के अंदर नेट में ही और एक आता है जेआरएफ, जो कि मतलब जूनियर रिसर्च फेलो होता है। वो एक्चुअली पीएचडी में एक मतलब रिक्वायरमेंट है, तो उससे क्या होता है आपका फेलोशिप अमाउंट ज्यादा मिलता है। तो फिर उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो। अगर सिर्फ आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप डायरेक्ट जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, पर ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप पीएचडी करके फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेटेज आपको मिलेगा, या फिर आपका मतलब जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो मुझे लगता है मोर एंड लेस कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रेफरेंस
मिलेगा। भले ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन लोगों ने मतलब उन लोगों का रूल ही है कि अभी बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वो रिक्रूट हो सकते हैं। तो ये एकेडमिक का लाइन हो गया, वो आप अपने प्रेफरेंस से जो आप स्पेशलाइज करोगे, आपका आप जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो, आप उस सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हो। उसके बाद आता है एपीओ। एपीओ होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ये जनरली ये एग्जाम हर एक स्टेट में होता है, मोर एंड लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनरली जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टेट के तरफ से केसेस लड़ते हैं, मतलब स्टेट मतलब स्टेट या फिर आप गवर्नमेंट बोल सकते हो, जिसके फेवर में केसेस लड़ते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं एक कोर्ट में। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपका वही एग्जाम है कि आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम। फिर आप वो क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस लिखोगे, मेंस के बाद आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब डिफरेंट वे में एग्जाम होता है, क्राइटेरिया सेम ही है, सिलेबस डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद आता है रिसर्चर। सपोज आपने एलएलबी पास किया, ठीक है, मेरे और को क्षमता आपको अगर थोड़ा मतलब जस्ट मेन टॉपिक्स अगर बता दे, मतलब इतना लेंदी हाँ, तो करके एक्चुअली मेनली दिस आर जॉब द ओपनिंग्स। हाँ हाँ, हाँ, जस्ट बोल दो, एक्चुअली मेन जस्ट गो। चीज है कि जुडिशियरी और प्रैक्टिस और एकेडमिक्स के अलावा लोग जानते नहीं है। तो ठीक है, मैं शॉर्ट में ही बोलती हूँ। तो रिसर्चर एक एक होता है कि आप रिसर्चर भी बन सकते हो, लॉ क्लर्क का एग्जाम आता है या फिर रिसर्चर का एग्जाम आता है, हाई कोर्ट में एग्जाम होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जाम होता है, तो आप उस एग्जाम में भी बैठ सकते हो। उसके बाद होता है लॉ ऑफिसर। आप जैसे कि कोई पब्लिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भी है, उसमें जाके आप वो लोग एक्चुअली रिक्रूटमेंट के लिए कुछ कुछ वैकेंसीज निकालते हैं, या फिर आप कोई बैंक में जाके भी, उसमें भी या तो फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू से भी उधर आप अप्लाई मतलब कर सकते हो, उसमें भी एज अ लीगल ऑफिसर कोई बैंक में हो गया, या फिर और कोई कंपनी के लीगल लीगल ऑफिसर भी आप बन सकते जैसे हो। उसके कॉर्पोरेट बाद कॉर्पोरेट लॉयर जैसे हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी। और उसके बाद आता है कि आप एनजीओज में भी काम कर सकते हो, मतलब एनजीओज के साथ भी आप अपना काम कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना लीगल लीगल नॉलेज यूज करके फिर वहाँ पे आप सोशल वर्क जो भी उसका जो भी एरिया होगा आप उसमें भी काम कर सकते हो। एंड लास्ट बहुत सारा कभी कभी वैकेंसीज आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के तरफ से भी, तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो बस इतना फील्ड है कि आप लोग कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मनीषा, अगर मतलब प्रैक्टिसिंग इस साइड से अगर और कुछ ऑप्शंस अगर शेयर कर सकते हो। ओके, तो प्रैक्टिस में आप बहुत सारा प्रैक्टिस है, जैसे कि सिविल है, क्रिमिनल है, इनकम टैक्स एडवोकेट्स है, टैक्स एडवोकेट्स जो कि मेनली है, इनकम टैक्स और जीएसटी आ गया। सिविल और क्रिमिनल मेनली ये तीन ही फील्ड होता है, उसके बेसिस पे सारा केस लॉज वगैरह है। क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया और टैक्स हो गया। उसके बिहाफ में उसके अलावा और कुछ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते नहीं है। लेकिन आफ्टर एलएलबी आप अगर जैग का मतलब आर्मी वाले जो होते हैं, आर्मी में भी हमारे लिए एक पोस्ट होता है दैट इज कॉल्ड जैग। वो हो गया आपका जज एडवोकेट जनरल। तो वो जो मैंने अटेम्प्ट किया था एक्चुअली, उसका भी एसएसबी 5 डेज इंटरव्यू होता है। मेरा हुआ नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत कम वैकेंसीज आती है, मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया में सिर्फ 2 वैकेंसीज आती है और वो हर 6 मंथ पे होता है। तो वो आपका आर्मी की साइड से आता है। उसके बाद बैंक में आप इम्पैनलमेंट करवा सकते हो, एनजीओ में काम कर सकते हो, इवन रेलवेज में भी इम्पैनल्ड एडवोकेट के लिए वैकेंसीज निकलता है। उसके बाद आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। और एपीओ, एडीओ और पीपी ये तीनों सेम ही काम करते हैं, बस टर्म अलग है, स्टेट वाइज चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई रेप विक्टिम का जो केसेस होता है, वो गवर्नमेंट जो रेप विक्टिम होते हैं, ऑब्वियसली नाम आप बता नहीं सकते सोसाइटी में, इसीलिए उस रेप विक्टिम को स्टेट के हिसाब से जाना जाता है। जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल में कोई रेप केस होता है, तो वहां पे उस विक्टिम का नाम, जैसे कि वो वुमेन का नाम नहीं बोला जाएगा, जस्ट बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऐसे करके। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट एडवोकेट हायर करती है, वो लोग एडीपीओ या पीपी या फिर एपीओ होते हैं। तो मेनली मेरे हिसाब से, और एलएलबी के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं कि आप लिटिगेशन में जाओ, एकेडमिक्स में जाओ, बैंक्स में जाओ, रेलवे में जाओ, या फिर खुद का प्रैक्टिस करो। लॉ फॉर्म्स है, लॉ फॉर्म्स फिलहाल लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि वहाँ काइंड ऑफ वो 10 to 6 PM वाला ही जॉब होता है, जहाँ पे आप रहते हो। कॉर्पोरेट वाला है लीगल एडवाइजर किसी कंपनी का,
मतलब एवरीवेयर यू कैन फाइंड अ वैकेंसी फॉर एडवोकेट्स एटलीस्ट। तो मतलब अगर किसी को डाउट है कि एलएलबी के बाद क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा। और सबसे मेन जो है वो शंपा ऑलरेडी बता चुकी है, दैट इज जुडिशियल सर्विसेज की। लड़कियों के लिए सेफ भी है, प्रेस्टीज भी है, रिस्पेक्ट भी है कि अगर आप जज बन जाओ तो उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। उसके अलावा अब ये सब ऑप्शन है जो कि आफ्टर एलएलबी कोई भी चूज कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। या सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जैसे कि पहले भी मनीषा भी ऐसे थोड़ा मतलब ये पॉइंट आउट की थी कि थोड़ा जेंडर बायस के इश्यूज आ जाता है, क्योंकि जब क्लाइंट्स आते हैं तो पूछते हैं कि मतलब प्रेफर करते हैं कि कोई मतलब मेल मतलब एडवोकेट को मतलब केस देने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, या फिर फैमिली है तो उसके साथ ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इन जनरल एज ए मेल और फीमेल कैंडिडेट, मतलब एज ए लॉ, मतलब लॉ एज ए प्रोफेशन, क्या लगता है कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कितना है, कितना मतलब हार्डशिप है, या फिर बहुत, समझ रहे हो ना? तो इसके बारे में अगर थोड़ा शेयर करती हो तो अपना एक्सपीरियंस। ओके, तो एक तो आपको पहले ये बात याद रखना होगा, अगर आप 12th की बात करो तो आपको 5 years सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपको एलएलबी क्रॉस करना है। ग्रेजुएशन की बात करो तो 3 years करना है। इसको एक्सक्लूड करके आप अगर एडवोकेट बन गए, एनरोलमेंट हो गया एआईबी एग्जाम देने के बाद, तो आपको ये बात याद रखना होगा कि आपको 5 years विदाउट एनी डाउट कि इसके बाद क्या करना है या फिर कुछ बड़ा करना है, ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हो। क्योंकि ये एलएलबी का ग्रोथ करने के लिए आपको एटलीस्ट आफ्टर मतलब एलएलबी 5 years एलएलबी आफ्टर 5 years पढ़ने के बाद आपको 5 years खुद में इन्वेस्ट करना होगा, खुद को जानने के लिए, खुद को उतना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम किसी पर्सनल क्लाइंट का केस मूव कर सकते हैं कोर्ट में। ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम आपका वेस्ट नहीं बोल सकते, सॉरी, इन्वेस्ट होता है। क्योंकि आप जितना टाइम इधर इन्वॉल्व होते हो उतना आपके पास नॉलेज गेन होता है, उतना आप जानते हो। हाँ, उतना आप जानते हो, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप अपना बेस्ट कर सकते हो, जिसके हिसाब से आपको सब जानते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं, वो एक है। प्लस आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब अगर आप लॉ करने का सोच रहे हैं, तो इधर इसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आप मतलब ये आपके हाथ में, बहुत कोई हो सकता है कि मल्टी टैलेंटेड वगैरह लॉ के साथ साथ कुछ और कर ले, पर आपको अगर खुद को वैसे ही प्रूफ करना है, जैसे हमारे इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एडवोकेट है राम जेठमलानी, तो अगर उनके जैसा अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आपको तो पूरे दिन पढ़ते रहना। इधर बहुत स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप सुबह में पूरा कोर्ट्स का प्रोसीडिंग्स करके आ रहे हो, मूव करके आ रहे हो, रात में फिर आपको सीनियर्स बोलते कि नेक्स्ट डे आपका ये सारा केसेस है, तो यू हैव टू रेडी योर पिटिशन। क्योंकि आपको सुबह 10:30 बजे, क्योंकि जज 10:30 बजे तक कोर्ट आ जाता है, तो आपको 10 बजे तक कोर्ट में पहुंच जाना है, क्योंकि जज के पहले आपको प्रेजेंट होना है, अपना पिटीशन फाइल करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका केस प्रोसीडिंग। अब ये हो सकता है कि आप 10 बजे आए हो तो आपका केस 2 बजे हियरिंग हो, वो आपका मैटर नहीं है, वो जज के ऊपर है, लेकिन आपको टाइम पे आना पड़ेगा। जैसे कि आप 10 बजे आ गए, 5 बजे तक कोर्ट आर्स है, तो 5 बजे तक आपको रहना पड़ता है कोर्ट्स में। उसके बाद आफ्टर 5 PM आपको दूसरे चैम्बर में जाके दूसरे दिन का सारा काम खत्म करना होता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इधर में। मतलब ये आप लाइटली नहीं ले सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फैमिली फंक्शन या फैमिली गेट टुगेदर मिस करें, क्योंकि हम लोगों को इधर ध्यान देना होता है, क्योंकि हम लोगों की, और सबसे एक एडवांटेजेस भी बोल सकते हो और डिसएडवांटेजेस तो एकदम ही है कि आपके बैकग्राउंड में कोई एडवोकेट नहीं है, आपके घर में कोई मम्मी पापा या अंकल आंटी नहीं है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको मतलब एवरी स्टेप आप सीख रहे हो, जो आपको सीनियर बोल रहा है आपको करना ही पड़ेगा। एकदम एकदम हर जगह पे आपको सीख रहे हो, एकदम, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि इसके बाद क्या करना है, तो आपको उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाके आपको सीनियर से डिस्कस करना पड़ेगा। और फिर सीनियर्स भी मतलब रूड है या पता नहीं, ये तो आए दिन न्यूज में आता है, लेकिन वो भी आपको फुल नॉलेज नहीं देते कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। वो बोलेंगे ये काम है, ऐसे करना, तुमको पता है या तुमको समझना है कि तुम कैसे प्रेजेंट करोगी, फिर वो आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, ये बहुत लॉन्ग आवर्स जर्नी है, मतलब 5 years तो आप सिर्फ पढ़ते हो, क्योंकि उस पढ़ने के बीच आप ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप कर सकते हो, तो इंटर्नशिप में आप सीख सकते हो। बहुत कोई होता है कि सेकेंड और थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेता है, लेकिन आफ्टर 5 years आपको एटलीस्ट 5 to 6 hours खुद के ग्रोथ के लिए देना पड़ता है।
और बहुत हाँ, स्ट्रेस वाला जॉब है, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है कि आज का हियरिंग खत्म हो गया तो कल की हियरिंग के लिए मेरे को ये पिटिशन हाँ। वगैरह रेडी करना है, प्रेजेंट करना है, इसलिए। तो मेरा क्वेश्चन इन जनरल ऐसे थे कि वर्क लाइफ बैलेंस, जब मान लो तुम इन योर 35 और इन दैट एज, जबकि मोस्टली लोगों का फैमिली हो जाता है, कि वो फैमिली टाइम कैसे दे पाते हैं, या फिर मोस्टली काम पे फोकस करना पड़ता है, मतलब जो लोग अपने सीनियर्स को देखे हो, तो वो अगर थोड़ा शेयर करो तो 1-2 सेंटेंसेस में, जैसे ओके, ऑलरेडी तो मोस्टली अगर शेयर आप किया हो, बट मतलब इन 35 और इन दैट, मतलब आफ्टर मैरिज और मतलब बच्चे हो जाते तो लोग कैसे मैनेज करते, कि ऐसे कि फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हमारा जो जनरेशन, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी ये जो जेन जी जनरेशन शुरू हुआ है, तो इनका मोस्टली काम पे जब वो जाते हैं, उनका मेन फोकस ये रहता है कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी शायद ये हमारा जनरेशन या फिर हमारा पेरेंट्स का जनरेशन उनके लिए अलग था कि नहीं, हम तो दिन रात काम ही करेंगे। लेकिन अभी का जनरेशन का जो स्टूडेंट्स, इनका है भाई, मैं थोड़ा कम पैसे कमा लूंगा चलेगा, बट मेरा सुकून का जिंदगी चाहिए। मतलब देयर आर एक्सेप्शंस, आई नो, बट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग और एम्फसाइजिंग ऑन दिस, बिकॉज दिस इज रियली क्रिटिकल पॉइंट इन देयर डिसीजन मेकिंग, आई फील। ओके, तो अगर आप 35 और 40 के टाइम का बात कर रहे हो, तो वहां पे आप जब जाते हो तो आपका एक बैलेंस हो जाता है हर चीज, क्योंकि आपके पास ओके। मतलब, क्योंकि आप 25 से आप स्टार्ट करते हो अपना जर्नी एलएलबी में, मतलब मैंने किया है एटलीस्ट। तो 10 इयर्स बहुत होता है, आपका एक अच्छा क्लाइंट बेस हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्लाइंट या दो क्लाइंट से आप अच्छा अर्न कर लेते हो, जिससे आपको पूरे महीने काम करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन हाँ, ओके। अगर आप ये 5 इयर्स इन्वेस्ट किए, फिर 35 के बाद आप आराम से मतलब एक दो हियरिंग कर लेते हो, तो उससे आपका चल जाता है। तो बहुत कोई जैसे कि जो बहुत एडवोकेट सीनियर्स हो जाते हैं, वो अपने जूनियर से काम करवा लेते हैं, ओके, उनको गुड। प्रेजेंट होने का जरूरत ही नहीं है, तो वो आते ही नहीं है। हम्म। और हमारे एलएलबी में ऐसा मतलब प्रैक्टिसिंग अगर एडवोकेट है तो उनका कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको हर दिन कोर्ट आना होगा। आपका ओके। अगर आज क्लाइंट का अगर आज डेट है, आप आए, हियरिंग किए, 2 बजे आपका हियरिंग है, आप 11 बजे आ गए, हियरिंग करके आप जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा या फिर आपको पूरा 10 to 5 रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और लड़कियों के लिए मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो, लेकिन आपको अगर लगे कि ऑब्वियसली आपका फैमिली है, लड़कियों को बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है, लाइक फैमिली, और अगर आपका शादी हो गया तो ससुराल का थोड़ा बहुत वो सब, तो वहां पे वो सब आपको मैनेज करना है। तो लड़कियों के लिए सेफ ये होता है कि अगर 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप दूसरे गवर्नमेंट्स एलएलबी का जो वैकेंसीज निकलता है, बैंक का एम्पैनलमेंट वगैरह जो होता है, रेलवे का एम्पैनलमेंट होता है, तो वहां पे आप अप्लाई करो, एग्जाम्स दो, थ्री फेजेस में एग्जाम्स होता है, एग्जाम क्वालिफाई करो, और सेम आपका वो गवर्नमेंट का सैलरी आएगा, 10 to 5 जॉब होगा, फिर आप जॉब भी मतलब बैलेंस कर सकते हो और फैमिली भी, बट आफ्टर 35। राइट। लेकिन हाँ, आप अगर 20 to 30 के बीच में हो तो आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 35 के बाद आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो आपके पास बहुत अच्छा क्लाइंट बेस्ड है। और अगर आप चाहते हो कि कुछ गवर्नमेंट लॉ का कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा खासा है, तो आप आराम गुड से वर्क लाइफ कर सकते हैं। गुड गुड। इट वाज रियली डिटेल्ड एंड बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा मतलब आंसर। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो अभी ये सुन रहे हैं या फिर इस टाइप का करियर में जाना चाहते हैं, वो उनको एक्चुअली प्रोज कॉन्स दोनों जानना चाहिए ये इस करियर में जाने के लिए। ऐसा नहीं कि अरे मैं एक सेशन अटेंड किया था, बोला था भाई लॉ में बहुत अच्छे प्रोफेशन है, बहुत अच्छे करियर में ले लिया, अभी तो फंस गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका नेगेटिव साइड या डार्क साइड जो है वो भी उनको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा और क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। मेरे हिसाब से स्टार्ट टू एंड तक एटलीस्ट नेक्स्ट 15 इयर्स के लिए इनके प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मोर लेस थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया। तो अब बस यही कुछ क्वेश्चंस मतलब ऐसे पूछूंगा। पहले मैं शंपा से पूछ लेता हूँ कि uh, अभी कुछ ऐसे फील होता है कि जो अभी सॉरी एनीवे, तो जो स्टूडेंट्स अभी इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एडवाइस और सजेशंस अगर देना चाहोगी। स्पेसिफिक सजेशंस वही मुझे लगता है, एक रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप खुद बोर मत होना, आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ, आप प्रैक्टिस में जाओ, आप अदर जॉब करो, रीडिंग स्किल एक बहुत बड़ी चीज है। और एक जो सबसे बड़ी है कि पेशेंस, आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है। ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा,
भले आप कोई भी फील्ड में जाओ, ठीक है, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ो तो उसके लिए तैयारियां चाहिए, तो भले आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर कर पाओ, आप सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर ना कर पाओ, या फिर आप शायद लास्ट अटेम्प्ट तक आपको जाना पड़े। एंड प्रैक्टिस में तो है ही कि आपको 5 साल या 7 साल आपको मतलब लग जाते हैं एज अ मतलब खुद से इनकम आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो वो एक है। और एक मुझे लगता है वही कि जो शायद मनीषा ने भी डिस्कस किया था, वही जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो गया या फिर कॉन्फिडेंस, मतलब थोड़ा तो अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। और एक मुझे लगता है कि इंग्लिश की थोड़ा बहुत नॉलेज, बस वही है। मुझे लगता है कि इतना अगर आप में है तो आप कर सकते हो। मतलब और एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन एडमिशन ले लिए कोई लॉ स्कूल में एंड आप पढ़ना चालू किए तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब भले आप सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेकेंड चला जाए सेमेस्टर्स, या फिर सेकेंड थर्ड ईयर तक शायद आप और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। आपको जब एक बार समझ में आएगा ना कि एक पर्टिकुलर सपोज कोई भी आप एक्ट ले लो, मतलब या तो सिविल क्रिमिनल, उसमें भी डिविजन्स है। तो एक बार जब आपको पता चलेगा कि पर्पस, उस पर्टिकुलर लॉ का पर्पस क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो धीरे धीरे आप वो इंटरेस्ट ग्रो कर पाओगे, आपको अच्छा लगेगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, कि आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। पहले 1-2 साल, 1-1.5 साल मैक्सिमम, शायद आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आए, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे एंड धीरे धीरे आपको भी मतलब लॉ बहुत अच्छा लगेगा। एंड फिर आप भी शायद मेरे तरह ही सोचोगे कि अगर मैं लॉ लेके नहीं पढ़ती तो मैं लाइफ में और क्या करती। तो बस यही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुनिशा, कुछ एडवाइस या इंसाइट जो कि चाहोगे कि जो अभी नए स्टूडेंट्स जो लेना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे? ओके, तो मेरे हिसाब से जो लोग अभी से, जैसे कि आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा कमांड है, जिनका बोलने का तरीका अच्छा है, जो पब्लिक स्पीकर्स है, या फिर एनजीओ में बहुत कोई होता है जो एनजीओ में बहुत स्टार्टिंग से ही काम करते हैं, जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए अच्छा काम करते हैं, तो वो लोग एलएलबी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है खुद को प्रेजेंट करने का, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल है कि अपनी बातों को कैसे दूसरे तक पहुंचवाना है और मनवाना या भी है, तो वो कर सकते हो। और ऑब्वियसली आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि 5 इयर्स बहुत लॉन्ग होता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी ये बात बोलने के लिए। श्योर, श्योर, क्योंकि श्योर। एक्चुअली मैं बिहारी हूँ, तो बिहारियों का ऐसा होता है कि अगर 5 इयर्स तुम पढ़ोगी तो शादी कब करोगी, एक हमारा एक मेंटेलिटी ऐसा हो जाता है कि आप अगर बिहारी हो तो, और अगर आपकी, मैं अपने घर में सबसे बड़ी डॉटर हूँ, तो सबका ऐसा है कि 5 इयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आप शादी कब करोगे, और आप सबसे बड़े हो तो आपके बाद वाले बहन भाई का क्या होगा। तो मैंने थोड़ा बहुत जिद किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर वाले को उतना अवेयरनेस था ही नहीं लॉ के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अंकल ने मुझे सजेस्ट किया था, और शंपा का बुक्स देख के थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। आप जहाँ पे भी जाओगे आपको लॉ दिखेगा, मतलब आप रेलवेज में जाओ, रेलवेज में भी पोस्टर्स लगाए रहते, ये करोगे तो ये पनिशमेंट है, तो आपका एक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाता है कि अच्छा मैंने कुछ गलत किया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है, या फिर कोई अगर मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसको मैं क्या पनिशमेंट दिलवा सकती हूँ। तो वो एक डेली यूज है हमारे लाइफ का, और जो कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एक्चुअली मुझे तो लगता है कि मतलब, और आप ऐसा होता है कि एक सेक्शन पढ़ रहे हो तो उससे दूसरा रिलेट हो तो आपको और इंटरेस्ट आता है, आप और ज्यादा पढ़ते हो। ऑब्वियसली आपको उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 इयर्स दे रहे हो तो आपको मतलब वो 5 इयर्स बहुत कीमती होने वाला है लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ जान जाओगे, बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। तो सेम जब मैंने एडमिशन लिया था तो सबका सेम बात था कि अभी आप नवोदय से आए हो, 5 इयर्स फिर पढ़ोगे, फिर आगे का क्या होगा। पर मैंने कहा कि ठीक है, चलो ट्राई तो करते हैं कि पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, कि क्या होता है, पहले मुझे जाने तो दो, इतना तो परमिशन दे दो। फिर मेरे पापा ने 1-2 लोगों से बात किया कि अच्छा लॉ मेरी बेटी करना चाहती है, उसमें आप लोगों को कुछ पता है। वो नॉर्मली क्लर्क ही थे हाई कोर्ट्स के। तो उन्होंने कहा कि हाँ 5 इयर्स तो पढ़ना पड़ेगा, प्लस 5 इयर्स उनके पास उनको टाइम देना होगा खुद को एक स्टेबल करने के लिए। मेरे पापा उतने अच्छे समझ नहीं पाए थे, उन्होंने आके मुझ पर उल्टा गुस्सा किया कि आप 5 इयर्स पढ़ोगे, फिर 5 इयर्स प्रैक्टिस करोगे, फिर आगे का प्रोसेस वगैरह वगैरह।
मैंने कहा पापा पहले 5 इयर्स दे दो, पढ़ लूं, उसके बाद देखते। और अभी ऐसा चल रहा है कि मैंने एलएलएम भी ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 8 इयर्स पढ़ लिया, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से 6 मंथ पीछे चलता है। जैसे कि शंपा ऑलरेडी पीएचडी में है और हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एलएलएम अभी तक खत्म नहीं हुआ, लास्ट स्टेज में चल रहा है फिलहाल। तो आपको तो मैंने पापा को कहा कि देखो अभी 8 इयर्स मैंने पढ़ लिया, अभी तक किसी को ये ख्याल तक नहीं आया कि अभी शादी का वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आपको अपोज करे कि 5 इयर्स पढ़ना है, तो वो बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 5 इयर्स ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि लॉ में इतना इंटरेस्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि आपका हर 6 मंथ पे सिलेबस चेंज हो जाता है, जो कि और इंटरेस्टिंग है। मतलब नहीं हो जाओगे चीज, किसी एक सब्जेक्ट में। हाँ मतलब आप ऐसा, जैसे 2-4 हमारा सब्जेक्ट था, जैसे जूरिस्प्रूडेंस आप एक बोल सकते हो, बहुत बोरिंग और बहुत लेंदी, जो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। लेकिन सबसे अच्छा इसमें ये है कि 6 मंथ पे आपका सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है। आप बहुत सा मतलब ऑलमोस्ट 30 to 35 लॉज एक्ट पढ़ लेते हो इस 5 इयर्स में, क्योंकि हर बार आपको नए नए लॉज पढ़ाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज है। लेकिन एक बात मैं ऑब्वियसली बोलना चाहूंगी कि अगर आप एडवोकेट बन गए ना, तो आपका एक अलग रिस्पेक्ट, आपको अलग एक मतलब आपको एक, आप अगर बाहर निकल के जा रहे हो और आप अगर किसी को बताओ कि मैं एडवोकेट हूँ, तो आपके लिए एक अलग ही इमेज उन लोगों के मन में आ जाता है, आपको अलग ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इवन मेरा एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस है कि मुझे अब पुलिस से डर नहीं लगता, क्योंकि ऐसा बहुत सारा प्रोटेक्शन है एडवोकेट्स के लिए कि आप पुलिस आपसे बहस नहीं कर सकता, या फिर उसको अगर आपसे बात करना है, या अगर आपके अगेंस्ट कुछ मिला है पुलिस को, तो आप एडवोकेट को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप आपके एडवोकेट से, अगर सपोज कि अगर हमारे बीच में झगड़ा हो गया, तो मैं अगर आपके अगेंस्ट जाके कोई केस करके आई, तो कॉम्पनसेशन पे आपको मिनिमम 5 लाख दे। मतलब बहुत सारे प्रोटेक्शन है एडवोकेट्स का, बहुत सारा सेफ्टी है, आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे। इवन आप पुलिस प्रोटेक्शन भी ले सकते हो, अगर आप मतलब एक्चुअली चलते रह रहा है कि अगर कोई केस एडवोकेट हार जा रहा है, मतलब 2 अगर एडवोकेट है तो एक हारेगा और एक जीतेगा, पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हारता है उनके अगेंस्ट जाके एफआईआर कर देते हैं। तो पहला बात तो आप एडवोकेट के अगेंस्ट एफआईआर करवा नहीं सकते, और अगर करवा भी रहे तो उसका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी स्टेट का है कि हाँ स्टेट, क्योंकि आप, हमारा ऐसा है कि आप एआईबी कंप्लीट करने के बाद पर्टिकुलरली उस स्टेट में आप इनरोलमेंट करवा ले, मतलब आप स्टेट के, मतलब आप जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में, तो मैं वेस्ट बंगाल की एडवोकेट हूँ, सभी मुझे जानते हैं। तो स्टेट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल का स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को प्रोटेक्ट करने का। तो अगर मैंने जाके कंप्लेन किया कि मुझे थोड़ा डर है, या मुझे कोई कुछ हार्म कर सकता है, या मेरे फैमिली को हार्म कर सकता है, तो हमारा राइट्स है, मतलब एडवोकेट का राइट्स है कि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनके फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। तो ये सब कुछ कुछ बेनिफिट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप एडवोकेट, आपने ऑब्वियसली टाइम इन्वेस्ट किया है। 5 इयर्स इज मतलब जोक नहीं है कि आप 5 इयर्स दे के चले आए। और मैंने देखा है बहुत सारी अपनी क्लासमेट्स का, जो 5 इयर्स पढ़ते पढ़ते, बहुत लड़कियों का, बंगाली है, नॉन बंगाली, उन लोगों ने शादी कर ली और मूव ऑन कर ली। पर मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार मन बना लिया कि लॉ पढ़ना चाहिए, तो पढ़ के खत्म करो, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जहाँ पे भी जाओ, और आप आफ्टर एडवोकेट, तो आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, रिस्पेक्ट, वो अलग ही है, वो अलग ही मैटर आ जाएगा फिर। लेकिन हाँ, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना होगा, बोर नहीं हो सकते, और खुद को अपडेट करो, डेली डेली खुद को अपडेट करो बस।